नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल अपनी कलम अपनी आवाज़ पे। पिछले वीडियो में हम पद्य शिक्षण की शिक्षण विधियों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। वहाँ पे हमने प्राथमिक स्तर की भी कर ली थी, माध्यमिक स्तर की भी कर ली थी और उच्च स्तर की भी हमने एक विधि के बारे में चर्चा की थी, तुलना विधि के बारे में। आज जो हमारी आगे विधि है वो है टीका विधि। टीका विधि हमने एक विधि पढ़ी थी, व्याख्या विधि। जो टीका विधि है वो व्याख्या विधि का ही एक भेद माना जाता है। तो हमारी सबसे पहली लाइन क्या हुई कि जो टीका विधि है वो व्याख्या विधि का ही एक भाग मानी जाती है। अब देखो भाग कैसे, कि व्याख्या विधि में होता है क्या है कि हम किसी भी श्लोक या किसी भी पद्य का हम चाहे जितना विस्तार कर सकते हैं, वहाँ पे हमें ज़रूरत से ज़्यादा भी विस्तार कर सकते हैं। लेकिन जो टीका विधि है उसमें जो हमारा पद्य है, जो भी पद्य है उसका केवल मूल रूप से ही व्याख्या की जाती है, यानी उसका केवल और केवल मूल अनुवाद ही किया जाता है। केवल उस पद्य के प्रत्येक मूल शब्द का मूल अनुवाद किया जाता है। जबकि व्याख्या विधि में क्या होता है कि हम जितना चाहे उतना विस्तार कर सकते हैं, हम जितना चाहे उतना विस्तार कर सकते हैं। अब देखो टीका किसे कहते हैं। सबसे पहले हमारे संवाद में समस्या यह है कि टीका किसे कहते हैं। तो इसके लिए एक है कि टीका किसे कहेंगे कि टिक्यते अन्यति वेति, टिक्यते अन्यति वेति। जो टीका की परिभाषा दी गई है विद्वानों के द्वारा, वो परिभाषा क्या है? टिक्यते अन्यति टीका वेति टीका। सॉरी, यहां पे टिक्यते अन्यति टीका, यानी कि जो अन्यते नहीं अन्य, जो हमारा ग्रंथ है उसका सरल रूप में अनुवाद हो, जो अन्य अनुवाद हो या अन्य कोई ग्रंथ है उसे क्या कहते हैं? टीका कहते हैं। जो केवल सरल अनुवाद करता है, किसी भी शास्त्र का जो सरल अनुवाद करता है उसे क्या कहते हैं? टीका। और संस्कृत में जो सुप्रसिद्ध टीकाकार हुए थे वो हुए थे श्री मल्लिनाथ जी। उन्होंने लगभग सभी महाकाव्यों पे, सभी शास्त्रों पे क्या लिखी है? टीका लिखी है। अब इस विधि में होता क्या है कि हमने समझ लिया कि ये व्याख्या का भाग है। इस विधि में होता क्या है? देखिए, इस विधि में पढ़ाने का तरीका क्या होता है कि इसमें छात्रों को जो है शास्त्रीय ज्ञान दिया जाता है। छात्रों को क्या दिया जाता है? शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त करवाया जाता है। छात्रों को शास्त्रीय ज्ञान प्रदान किया जाता है। तो जो टीका है उसमें छात्रों को शास्त्रीय ज्ञान दिया जाता है और ये व्याख्या विधि का क्या माना जाता है? अंग माना जाता है। और टीका किसे कहते हैं? टिक्यति अन्यति टीका, कि जो अन्य शास्त्र है जो सरल रूप में है वो क्या है? टीका है। अब देखो इसमें क्या होता है, गुण देखें इस विधि के। तो सबसे पहला गुण तो ये है कि इसमें छात्रों को शास्त्रीय ज्ञान प्रदान किया जाता है। इसका मतलब छात्रों को शास्त्रीय ज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है। दूसरी बात कि इसमें एक तो छात्रों को सरल रूप मिलता है। किसी भी पद्य का क्या मिलता है? सरल रूप मिलता है। तो इसमें सरल रूप मिलता है और छात्रों में क्या होती है? शब्द भंडार में वृद्धि हो जाती है। तो इसके गुणों में देखेंगे हम कि छात्रों को शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त हो जाता है, इसको छात्रों को सरल भाषा में अनुवाद करके बताया जाता है और इसमें क्या होता है? छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि हो जाती है। अब देखो इसका दोष क्या है। अब इसमें दोष क्या है कि जहां पर भी कोई भी पद्य है या कोई भी श्लोक है, जहां पर कोई कठिन शब्द आ गया, तो कठिन शब्द आता है तो लेखक क्या करता है? इति शब्द लिख करके छोड़ देता है कि ऐसा, ठीक है। जहां पर पे कठिन शब्द आया या कठिन पद आया वहां पे लेखक इति शब्द लगा करके छोड़ देता है। और जहां पर पे सरल शब्द आता है या कोई सरल पद आता है वहां पे क्या करता है? अनावश्यक रूप से विस्तार करके बता देता है। इस विधि का सबसे बड़ा दोष यही है कि कठिन शब्दों की व्याख्या नहीं की जाती, जबकि सरल शब्दों की अनावश्यक रूप से व्याख्या कर दी जाती है। तो ये थी हमारी टीका विधि। अब आगे है जो इस टीका विधि में आपको इतना ही याद रखना है कि व्याख्या विधि में तो हम आवश्यकता के
अनुसार आवश्यकता से अधिक भी व्याख्या कर सकते हैं, विस्तार कर सकते हैं, जबकि टीका विधि में आवश्यकता अनुसार ही क्या किया जाता है, विस्तार किया जाता है। अपनी विधि है, अगली है भाष्य विधि। भाष्य विधि या इसको यूं भी कह सकते हैं व्यास विधि। भाष्य विधि या व्यास विधि। अब पहले के पुराने समय में क्या होता था कि जो भी पंडित है या गुरुकुलों में पढ़ाई होती थी तो वो क्या करते थे, मुनि कि वेद है, संहिताओं हैं, उनको क्या करके उनका उपदेश देते थे शिष्यों को। वेद संहिता जितने भी हमारे शास्त्र होते थे उनका उपदेश दिया करते थे। तो वर्तमान समय में इसकी परिभाषा क्या होती कि पद्य पढ़ाते समय या श्लोक पढ़ाते समय यदि किसी शिक्षक का व्यवहार एक कथावाचक की तरह, यानी वह बालकों के सामने एक कथावाचक की भांति उपस्थित होता है, बालकों के समक्ष कथावाचक की भांति उपस्थित होता है और उस कथावाचक की भांति उपस्थित होकर के पद्य पाठ को पढ़ाता है या पद्य पाठ का शिक्षण करवाता है, तो वह विधि क्या कहलाती है, भाष्य एवं व्यास विधि। इसमें क्या होता है कि पद्य के प्रत्येक पद के बारे में, इसमें प्रत्येक पद के बारे में स्पष्टीकरण या प्रत्येक पद के बारे में विस्तृत व्याख्या करके बताया जाता है। टीका विधि में क्या होगा, आवश्यकता अनुसार, इसमें क्या होगा, प्रत्येक पद के बारे में क्या बताया जाता है, विस्तार से वर्णन किया जाता है। जैसे एक प्रसंग विधि आ गई, तो प्रसंग विधि में क्या होता है, प्रसंग विधि है वो मूल रूप से गद्य की है, ठीक है। प्रसंग विधि में क्या होता है, मान लो कोई भी एक शब्द आ गया, उस शब्द के बारे में विस्तार, यानी कहानी या कोई कथा सुनाना। जैसे एक शब्द आ गया भागीरथी, भागीरथी शब्द के बारे में पूरी कहानी सुनाना कि भागीरथ ने जो गंगा नदी है उसको स्वर्ग से पृथ्वी लोक पर कैसे लेकर आया था, तो उसके बारे में पूरी कथा सुना देना एक ही शब्द के बारे में, वो तो होती है प्रसंग विधि। और प्रत्येक पद के बारे में कथा सुनाता हुआ या कोई कहानी सुनाता हुआ यदि पाठ का विकास करता है तो क्या हो जाती है, भाष्य एवं व्यास विधि। अब देखो यह क्या होती है, सबसे पहली बात तो कि ये उच्च स्तर पर उपयोगी मानी जाती है, ज़्यादा उपयोगी तो नहीं मानी जाती, उपयोगी मानी जाती है। इसमें क्या है कि समय अत्यधिक लगता है, तो ये क्या होगी, समय साध्य विधि होगी। इसका मुख्य दोष क्या हो गया कि ये समय साध्य विधि होगी। क्यों, इसमें प्रत्येक पद के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ाया जाता है, तो इसमें क्या समय ज़्यादा लगता है और इसका समय पर पूरा जो अपना विषय वस्तु है पूरी नहीं हो पाती है। ये इसके सबसे बड़े दोष माने जाते हैं। गुण की बात करें तो समय पर विषय वस्तु को नहीं पढ़ा सकते पूरी को। गुण की बात करें तो इसमें क्या है कि जो कहानी है वो रुचिकर कहानियों के माध्यम से पाठ का विकास करता है। तो इसके गुणों के बारे में हम चर्चा करें तो गुण में सबसे पहला क्या है कि छात्रों को जब प्रत्येक शब्द के बारे में विस्तार पूर्वक बताया जाएगा तो उसके क्या होगी, ज्ञान में वृद्धि होगी और उसको वो विषय वस्तु कहानी और कथाओं के कथावाचक की तरह एक शिक्षक का व्यवहार हो जाता है, तो कहानी और कथा ही सुनाता है। तो उसमें क्या होता है कि जो छात्रों को विषय वस्तु है जो हम पढ़ा रहे हैं, पद्य या जो भी श्लोक है, वो क्या है कि अच्छी तरह से कंठस्थ हो जाता है। तो ये थी हमारी भाष्य या व्यास विधि, दोनों एक ही। भाष्य को ही व्यास विधि के नाम से जाना जाता है और व्यास को ही भाष्य विधि के नाम से जाना जाता है। और ये भी समय साध्य होने के कारण से ज़्यादा उपयोगी नहीं मानी जाती और प्राथमिक स्तर पर तो ये बिल्कुल भी उपयोगी नहीं मानी जाती। अब बात करें हम अपनी आगे की शिक्षण विधि के बारे में, तो हमारी जो नेक्स्ट शिक्षण विधि है वो है समीक्षा विधि। देखो बात करें समीक्षा विधि की, तो समीक्षा जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो है सम और दूसरा इक्षा। तो जो समीक्षा शब्द है वो सम तो उपसर्ग है और इसमें इक्षा क्या है, शब्द। सम का मतलब सम्यक प्रकार से, इक्षा का मतलब ईक्षण करना, सम्यक प्रकार से ईक्षण करना, उसे क्या कहेंगे, समीक्षा। अब देखो इस विधि के अंतर्गत होता क्या है कि जैसे कोई शिक्षक कोई भी पद्य पढ़ा रहा है, कोई भी श्लोक पढ़ा रहा है, तो वह क्या करेगा कि उस पद्य में गुण क्या है, उस पद्य में दोष क्या है,
इसकी विवेचना करने के साथ साथ इसकी उस पद्य के गुणों तथा उस पद्य के दोषों की विवेचना करने के साथ साथ स्वयं के विचार तथा छात्रों के विचार भी क्या करता है, प्रस्तुत करवाता है। हमने पीछे 2 विधियां पढ़ी थी, उसमें छात्रों के और स्वयं के विचार प्रस्तुत नहीं करता, केवल विस्तार कर देता है या मूल पद्य के अनुसार मूल आवश्यकता अनुसार अनुवाद करके बता देता है। समीक्षा विधि में क्या होता है कि गुण और दोषों की विवेचना करने के साथ साथ वह क्या करता है, स्वयं के जो विचार है उसकी भी क्या करता है, चर्चा करता है। इसमें क्या होता है कि कोई भी श्लोक या कोई भी पद्य पढ़ा रहा है तो उस समय की भौगोलिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, भौगोलिक, सामाजिक आदि जो भी परिस्थितियां रही हुई है उसके बारे में भी क्या करता है, विस्तार से चर्चा करता है। उस समय की जो भी भौगोलिक परिस्थितियां हैं या जो उस समय जो भी आर्थिक है, धार्मिक है, राजनीतिक है, सांस्कृतिक है, इनकी क्या करता है, चर्चा करता रहता है। और इसमें क्या होता है, कवि द्वारा जो भी कवि या लेखक है उसमें क्या करता है, वो जीवन दर्शन का ज्ञान करवाता है। आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, ये तात्कालिक जो परिस्थितियां रही है उनकी विवेचना करने के साथ साथ वह क्या करता है, जीवन दर्शन के भी ज्ञान करवाता है। इसमें क्या होता है कि यह जो विधि है वो पद्य शिक्षण के लिए उच्च स्तर के लिए जो भी है, उच्च स्तर के लिए सबसे सर्वोत्तम उपयोगी विधि मानी जाती है। तो यदि परीक्षा में क्वेश्चन ये आता है कि पद्य शिक्षण की उच्च स्तर पर सबसे उपयुक्त विधि या सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी मानी जाती है, तो वह कौन सी होती है, समीक्षा विधि। ठीक है, तो इसका गुण तो हो गया कि ये सर्वाधिक उपयोगी विधि मानी जाती है। अब इसका दोष क्या है कि जो एक तो मंदबुद्धि बालक है, मंदबुद्धि बालकों के लिए ये क्या है, विधि उपयोगी नहीं मानी जाती, क्योंकि मंदबुद्धि बालक है और स्वयं के विचार प्रस्तुत नहीं कर सकते, इसलिए ये विधि क्या है कि मंदबुद्धि बालकों के लिए उपयोगी नहीं मानी जाती। हालांकि ये उच्च स्तर पर पद्य शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि मानी जाती है। तो ये थी हमारी पद्य शिक्षण की कुछ विधियां जिसके बारे में हमने अध्ययन किया था। बाकी आपके इससे संबंधित कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, आपका समस्या का समाधान किया जाएगा यहाँ से। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।